राजीव जी, अब तो गांव-गांव जाते हैं, किसानों की अपनी चिंताएं, अपनी फिक्र हैं। क्या वो इस फ्रेमवर्क में क्या आज किसान चिंता से मुक्त हो गया है? गांव देहात या ग्रामीण इलाकों में किसानों के दिमाग में जो ये बात है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बाद चावल, दाल, आटा, गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मुर्गा, चिकन और सब्जियां, तो कुल मिला जुला के इस ट्रेड डील के जो अंतरिम ये जो आया है सामने, इससे ये साफ होता है कि भारत में अमेरिका ये सब कुछ भी नहीं भेज सकेगा। भारत ने इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी। और जो जो दो तीन चार चीजें हैं जो आने की है, उसमें पशु चारा भी है, उसमें लाल ज्वार है जो कि भारत के कुछ इलाकों में होता है, उनको दी है। उस पर या तो भारत टैरिफ हटाएगा या घटाएगा, लेकिन एक बड़ा बाजार भारत के एमएसएमई के लोगों के लिए वहां खुलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देखें कि इंडो यूएस ट्रेड डील का असर भारत का जो रुपया है वो पिछले 3 सालों में इस वक्त 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है। और दुनिया में जिस तरह के हमने पीछे करीब करीब 29 देशों के साथ जो डील की है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, ये जरूर है कि मदर ऑफ ऑल डील्स का प्रेशर ये था अमेरिका पर कि वो भारत से जल्दी एक टैरिफ समझौता करे। वो समझौता हो गया है। 7 फरवरी की रात 12:01 से जो नए टैरिफ है ये लागू कर दिए जाएंगे। और जो हमारे लेदर और गारमेंट्स और ये सब पे जो अभी 25% या 50% तक लगने लगा था अगस्त के बाद, अब वो 18% होगा। एक बड़ा बाजार भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका के लिए। और आज के दौर में ट्रेड डील होना और उसमें एक ऐसी जगह पर पहुंचना, और जब से जो सबसे ज्यादा शंकाएं थी जिस क्षेत्र को लेके, कृषि क्षेत्र को लेके, वो शंकाएं मुझे लगता है कि निर्मूल साबित हुई हैं। ऐसा कहीं कोई डरने की या उन शंकाओं पर जोर देने की कहीं कोई बात नहीं है। अभी तक जो सामने आया है उसमें भारतीय किसानों के हितों को कहीं से कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका फिलहाल दिखाई नहीं देती, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अच्छा, और इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी, ऐसा माना जा सकता है। जहां तक आपने रशिया की बात कही, भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अभी कल तक रशिया के मंत्री ये बात कहते रहे थे कि भारत ने ऐसी जानकारी उनको कोई नहीं दी है। भारत की तरफ से तो कुछ नहीं बोला जा रहा है रशिया के मामले में, ये जानकारी अमेरिका की तरफ से आ रही है और रशिया की तरफ से आ रही है। एक तरफ अमेरिका बोलता है कि भारत ने कह दिया है कि रशिया से वो तेल नहीं लेगा, दूसरी तरफ रशिया कहता है कि नहीं, भारत ने हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कोई समझौता नहीं तोड़ा है, सारी हमारी रिफाइनरी के समझौते इंटैक्ट हैं। भारत अभी कुछ नहीं बोल रहा है। हमारे देश की सरकार ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिकी दबाव में रशिया से तेल लेना वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो जब तक रशिया की तरफ से, अपने देश की तरफ से ये बात सामने नहीं आए, तब तक अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के बयानों पर मुझे लगता है कि विश्वास करना बहुत ठीक नहीं है। तू समझा? हाँ। राजीव जी बने रहेगा प्लीज मेरे साथ। नाउ बैक टू डिस्कशन। एसएन सिंह साहब, मैं डील का मतलब क्या? समझौता तो बराबरी का होता है ना। हमारा सामान वहां जाएगा, हम 18% चुकाएंगे, जो कि इससे पहले हम 2 या 3% चुका रहे थे। लेकिन वहां से कोई आएगा तो वो या तो वो 0% पर होगा या फिर मिनिमम होगा। ऐसा क्यों? कौन कहा है कि 0 लिखा है ना इसमें। आप पूरी ईमानदारी से सब चीजों को बताइए। लिखा है ना इसमें। बताइए कि भारत की जो जेनरिक दवाएं हैं, भारत की बहुत सारे रत्न हीरे हैं, वो नो टैक्स जोन में है। दोनों तरफ से ये डील हुई है। आपको इसीलिए संपूर्णता से बताना चाहिए कि आज जो है केमिकल के बहुत सारे आइटम हैं, दवाएं हैं, हमारे रत्न हैं, हीरे जवाहरात, वो भी 0 टैरिफ पे जा रहे हैं। हमने जो कुछ भी डील किया है, अगर आप सर्वाधिक आप देखेंगे तो भारत के हित में किया है। हम निर्यात ज्यादा करते हैं। $500 बिलियन का वो खरीदी भी तो हो गई इसमें, वो तो अलग से होगी ना। ऑलमोस्ट 1 साल का हमारा बजट मोटा मोटी अगर हम समझे तो। आप जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन भारत के हित को सुरक्षित करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, भारत इंडिया का भारत की बात है ना। यहाँ जितने भी लोग हैं वो भारत की बात करने के लिए ही बैठे हैं, और इसलिए तो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई समझाइए भारत का हित कहाँ, कैसे, कितना है, जबकि डील की शर्तें अमेरिका से तय हो रही हैं और अमेरिका ही डायरेक्ट और डिक्टेट कर रहा है। इसकी लैंग्वेज तो यही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। या तो मकसूद जी आप समय दीजिए, जो कोई चीज पूछिए तो आप बोलिए। भाई एक लोगों से कैसे हो जाएगी? दोनों हाथ जब मिलेंगे, एक हाथ को 2 हाथ कैसे कहेंगे?
भारत का भी हाथ अमेरिका से मिल रहा है, भारत सहमत है तब अमेरिका से डील हो रही है। अगर हम किन्हीं चीजों पे नहीं सहमत है तो अमेरिका तो मनमानी किया था। मैं वही बताना चाह रहा था कि आप बताइए हमारे पे टैरिफ बढ़ाया कौन? अमेरिका। घटाया कौन? अमेरिका। हार किसकी हो रही है? अमेरिका की। अमेरिका ने कहा आप फला देश से ये कल पुर्जे फिर ये भी बताइए ना प्लीज कि पहले 2 से 3% का टैरिफ हम पर था, जो बढ़ाकर 25 और फिर 50 किया गया और उससे घटाकर 18 कर दिया। अभी भी हम 15% ज्यादा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? धंधा बंद करवाएगा क्या? ये भी बताइए फिर आप। मकसूद जी, भारत कोई दुनिया से अलग देश नहीं है। अमेरिका जिस देश पे जैसे चाहे वो अपना काम कर सकता है। बहुत तेरे देशों पे 20%, किसी पे 25%, किसी पे 30%, कई जगह 32%। तो फिर यही जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर बताइए ना उसमें। ये आसियान देशों का मेरे पास ब्यौरा है। वियतनाम, बांग्लादेश 20% टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगा रहा है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया 19% ले रहा है। अगर चाइना की बात करूं तो 37 से लेकर 55% वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहा है। यूनाइटेड यूके 10% लगा रहा है। दक्षिण अफ्रीका 30% लगा रहा है। लेकिन हम मिनिमम रखेंगे या शून्य उसे कर देंगे घटाकर, ये लिखा है। इसका इस फ्रेमवर्क की भाषा है, इस फ्रेमवर्क की भाषा है, जीरो या मिनिमम। आप उल्टा कह रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वियतनाम 20% वियतनाम पे अमेरिका लगाया हुआ है, 35% चाइना पे अमेरिका लगाया हुआ है, और भारत पे अगर 18% लगा रहा है तो अमेरिका लगा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका अलग देश है, भारत अलग देश है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है। भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए ये समझौता किया। जहां तक हमारा हित सुरक्षित है, समझौता है। जहां हमारा हित सुरक्षित नहीं होगा वो नहीं समझौता। आप अमेरिका की तरफ से बैटिंगबाजी मत करिए ना। कंट्रोल ना फर्स्ट कमेंट नीरज मिश्रा जी आपका, किसानों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है और वो इसमें दिख भी रहा है कि ज्यादातर हमारे जो एक तो डेयरी को आपने एंट्री नहीं दी है, दूसरा उसमें जो अगर फूड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी शामिल किए गए हैं तो वो सीधे तौर पर उससे हमारा किसान प्रभावित होगा नहीं। नीरज मिश्रा, इनको क्योंकि सरल भाषा में समझाना जरूरी है, नहीं तो अपना तो नुकसान करेंगे और देश का जो नुकसान कर रहे हैं वो ज्यादा है। देखिए, आज जिस स्थिति में ट्रेड डील है, आप इसको सीधा सीधा समझिए कि भारत ने अपनी स्वायत्ता को आज अमेरिका के हाथों छोड़ दिया है। और ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि वो 1000 साल बाद का भारत देख रहे हैं। आज 1000 साल तक अर्थव्यवस्था की कमर कैसी तोड़ी जाए, आज उसका एक फ्रेमवर्क आपके सामने है। आपने 3 तरीके से अपनी स्वायत्ता को छोड़ दिया। आपने टैरिफ की स्वायत्ता को छोड़ा। आज हम दूसरे देश पर क्या टैरिफ लगाएंगे, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज करके जो अमेरिका ऊपर टैरिफ लगाया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फ्रेमवर्क की पहली लाइन कहती है या तो शून्य टैक्स या रिड्यूस टैक्स। हम शून्य को मान के चलते हैं क्योंकि वहां के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि भारत अपने ट्रेड बॉर्डर्स को खोलेगा और शून्य टैक्स हमारे ऊपर लगाएगा। दूसरा, आपने अपने ऊपर जो ट्रेड की सोवरेनिटी हम लोगों की होनी चाहिए थी, आपने उसको खत्म कर दिया। आज अमेरिका कैसे डिक्टेट कर सकता है कि हम अगर अपनी एनर्जी की जो आपूर्ति है वो रशिया से करेंगे तो वो हमारे ऊपर और टैक्स लगाएगा और हमें वो बाउंड कर रहा है कि हम रशिया से कोई भी तेल नहीं खरीदेंगे। तो हमने अपनी ट्रेड की सोवरेनिटी को खो दिया और सबसे बड़ी बात, हमने अपनी नेशनल सोवरेनिटी को खो दिया। आज हमें एक दूसरा देश बार बार अनाउंस करके यह बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, हमने एक ट्रेड डील कर ली है, हमने उनके ऊपर से टैरिफ हटा दिए, हम दूसरे देश से क्या संबंध रखेंगे। तो भारत को अमेरिका के हाथ गिरवी रखने का आज यह फ्रेमवर्क है और उसको जस्टिफाई करने के लिए एसएन सिंह साहब जैसे लोग यहां बैठे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और बार बार किसान की बात कह रहे हैं। आप चलिए ना 2002 में जब पहली बार इस देश के अंदर जीएम मॉडिफाइड कॉटन आई, जिसको बीटी कॉटन कहते हैं, उसके बाद आप किसान यूनियन के नेताओं से पूछिए कि देश के जो कपास के उत्पादक हैं उनकी क्या स्थिति हो गई। आज आपने जीएम मॉडिफाइड सीड्स के लिए पूरी मार्केट दिया, उसके ऊपर तो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि मोदी जी तो ये देख रहे हैं कि साल 6 महीने के अंदर, क्योंकि उनको देश छोड़ के भागता है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में अब उनका नाम है, तो लेने के देने पड़ गए। नाउ प्लीज विनय सिंह बिन्नू साहब, अब सवाल इसी को लेकर हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से लगातार आप सुन रहे हैं, बाकी और मंत्रियों से लेकर लोगों को भी सुन रहे हैं कि भारतीय हितों से समझौता नहीं किया गया है, ना किया जाएगा और किसानों का ध्यान रखा गया है, इसीलिए सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर रखा गया है, अनाज को खासतौर पर। ये अब तक के इतिहास में पहला ऐसा डील है भारत और अमेरिका को जो ट्विटर पर डील हो, ट्विटर से डील हो रहा है। वहां भारत अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ट्विटर पे बता देते हैं कि हमने डील कर लिया है
और ऐसे ऐसी स्थितियां हैं। रही बात हितों की, अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एस एन सिंह साहब कह रहे थे, तो ये जो हितों का ध्यान रखा गया वो अडानी के हितों का भरपूर ध्यान रखा गया, या फिर भारत के किसानों का, भारत की जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। जब डील होता है, बात होती है, ट्विटर पे आ जाता है, तो अमेरिका की कृषि मंत्री जो है ट्वीट करके बताती है कि यह डील हो गया है और भारत में जो है हमारे किसानों के लिए सारी चीजें खोल दी गई हैं, हमारे किसानों को फायदा होगा, अमेरिका को फायदा होगा, ये सारी चीजें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी अभी खुल करके बताने को तैयार नहीं है। ये और डील हो गया, बहुत अच्छा डील है, बहुत बड़ा डील है, बहुत अच्छा डील है। जैसे एक आदमी ने कह दिया आकर के, एक भक्त ने कि अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री का नाम जो है फाइल में आ गया है, पूरे देश में चर्चा हो रहा है, एब्सटेंट फाइल। अरे क्या है एब्सटेंट फाइल, जाने तो कि बहुत बड़ा चर्चा पूरे देश में चर्चा है। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट तो आ गया ना, लेकिन ये जॉइंट स्टेटमेंट सब चीजें आ गई ना, अलग अलग पॉइंट्स आ गए उसमें। नहीं वो आ गई, लेकिन ये बताइए कि इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है सब कुछ बताते हैं, वो बताते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के अधिकारी, हमारे भारत के मंत्री बाद में बताते हैं। क्या हमारे देश पे राज कौन कर रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में हमारा देश है। इस तरीके का। नीरज मिश्रा, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट संजीव जी का लूंगा मैं नाउ। नीरज मिश्रा प्लीज काउंटर। मकसूद जी, कितनी व्यवहारिक सी बात है। आज हम रशिया से $10 के डिस्काउंट पे तेल खरीदते हैं, फिर भी हमारे देश में 100 रुपए प्रति लीटर का तेल है। अब वेनेजुएला से जो अमेरिकन ऑयल अब हमारे पास आएगा वो हमें मिलेगा ही $115 पे। तो क्या अब देश के अंदर 150 रुपए लीटर का तेल होगा? क्योंकि जब हम सस्ता खरीद रहे थे तब तो हम जनता को उसका जो प्रॉफिट था वो पास ऑन नहीं कर रहे थे, लेकिन महंगा खरीदेंगे क्योंकि इस सरकार का विजन है, क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट को कम करके जीडीपी और बजट का जो रेशियो है उसको 4.3 तक लाना चाहती है। तो आज के समय में जो महंगा तेल आएगा वो महंगा तेल सरकार हमारे लोगों को बेचेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। एक फाइनल कमेंट संजीव प्लीज आप दे दें, 30 सेकंड में वाइंड अप करना है मुझे। संजीव त्रिवेदी जी प्लीज। देखिए, जहां तक कृषि के क्षेत्र को लेकर के आशंकाएं थी, वहां फिलहाल स्थिति जो चिंताएं थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, वो निर्मूल होती हैं। और जिस तरह के हम आयात अभी कर रहे हैं, इस तरह की सहूलियतें हम लोगों ने दूसरे देशों को भी दी हैं। मसलन आपको उदाहरण देता हूं, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ तो हम लोगों ने एप्पल सेब के आयात के लिए हम लोगों ने हामी भरी है। उस वक्त किसानों में या किसान के जो हितैषी हैं उन्होंने कोई विवाद नहीं किया और इस बात को आई गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कृषि का क्षेत्र तो वो भी था और हमारे देश के जो सेब किसान हैं वो परेशान हो जाएंगे, उस वक्त किसी ने नहीं कहा। हमने अमेरिका के साथ उसी को दोहराया है। तो ऐसे क्षेत्र हमने नहीं खोले जहां दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए कृषि का क्षेत्र तो चलिए वो तो महफूज हो जाता है। मकसूद हमारी चिंता, जैसा कि आप बार बार कह भी रहे हैं, इस बात को ले है कि ये जो ऊर्जा जरूरत है हमारी, और वो आप जानते हैं 80% है हमारी आज की तारीख में। 80% ऊर्जा जरूरत, हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत की रिसोर्सिंग जो है वो किन किन देशों से करते हैं। अभी तक भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से लेंगे। अमेरिका ने अपनी तरफ से अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है राष्ट्रपति ट्रंप के, उसमें लिखा है कि भारत ने कहा है कि वो सारी ऊर्जा जरूरतें अमेरिका के जरिए पूरा किया करेगा, यानी कि अमेरिका और वेनेजुएला और उसके ही देशों से लिया करेगा और वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब इस बारे में अभी तक भारत सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है मकसूद, क्योंकि अभी 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वहां बड़ा स्पष्ट सवाल था और जवाब में यही कहा गया था उस वक्त भी कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को अपने मुताबिक तय करेंगे, जो कि सीधी स्टैंडर्ड लाइन रही है विदेश मंत्री जयशंकर की हमेशा से। ठीक है। और हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 140 करोड़ भारतीयों के हित को देखें, प्रधानमंत्री की यह लाइन रही है। अब यहीं पर आकर के एक विभेद मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि अमेरिकियों ने यह कहा है कि अगर वो रूस से तेल खरीदेंगे तो फिर हम फिर से 25% टैरिफ लागू कर देंगे। तो अब भारत सरकार अगर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है कि ये वाला पक्ष जो है हमें स्वीकार नहीं है, उसके बाद चीजें और ज्यादा माकूल हो जाएंगी। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में वो कहते रहे कि संवेदनशील क्षेत्र को हम छूने नहीं देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उसी प्रकार ये ऊर्जा वाली जो बात है, इस पे आकर के बात ठहरती है। और 0 से 18% में बहुत सी ऐसी चीजें हैं
हमें भी शून्य मिली हैं, हमें भी ऐसी चीजें हैं जहां पर के मिनिमम टैरिफ मिला है। लेकिन ये जरूर है, आपका आकलन सही है कि पहले जब तक कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ का सिस्टम आया नहीं था मकसूद, उस वक्त हम ये 3 या 4% देते थे अपने उत्पादों पर, क्योंकि डंकल एग्रीमेंट था 1992 का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कहता था कि विकसित देश विकासशील देशों को सहूलियत देंगे। लेकिन अब विकसित देश अमेरिका जैसे देश जो है वो सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी नीति बदल गई है, तो भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता है। भारत को अगर उनके साथ व्यापार करना है, और व्यापार सौदा अमेरिका के साथ हमेशा हमारे लिए फायदेमंद रहता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बाजार है, तो फिर हमें उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। 18% लेकर के हमने कम से कम आपसी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर तो किया है, लेकिन ये अगर कम रहता तो और भी बेहतर होता। मकसूद देखिए, बहस तो चलती रहेगी क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुआ है इसके बहुत से पक्ष हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो हमारे फायदे की हैं। अगर आप अमेरिका जैसे बाजार के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान का सौदा है। लेकिन क्या हम अपनी शर्तों पर कर पा रहे हैं, इसको लेकर के डिबेट चल रहा है। फिलहाल कृषि सुरक्षित है, उस तरह से आहत नहीं हो रहा है, ये जो चिंताएं थी वो एक बात है। लेकिन ऊर्जा जरूरतें जो हमारी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय है। रूसी तेल हम नहीं खरीदेंगे, या कहां से हम तेल खरीदेंगे? अगर ये निर्देशित किसी दूसरे देश के द्वारा हम होते हैं तो जाहिर है इस पर बहस और विवाद जो है वो बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है सोमवार से फिर से जब संसद खुलेगा तो इस एक पॉइंट पर सबसे ज्यादा बहस होगी। समझ रहे हो?